रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सारी तफसीलात मैंने इकट्ठी की हैं कि DGSPR ने क्या बात की और किसके सवाल का क्या जवाब दिया। और ये एक बड़ी बारीक वारदात है जो अब शुरू हो गई है, लेकिन चीज़ें मैं आपके सामने सारी अभी रख देता हूँ। दो चीज़ें उससे पहले मैं आपको दो तीन चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। एक तो मैं आपको सुनवाता हूँ इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट जो उन्होंने माजी में दिया था। जो इमरान खान साहब ने कहा था ना, वो एग्जैक्टली वैसे ही इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है। इमरान खान साहब ने 15 मई 2022 को ये बात कही थी। तो जो इमरान खान ने कहा था जरा आप सुने। अब ये जाएंगे अमेरिका के पास, अमेरिका के पास जाके कहेंगे कि खुदा के वास्ते हमें बचा लो, नहीं तो इमरान खान वापस आ जाएगा। जब अमेरिकन अगर इनकी मदद करेंगे, कभी भी अमेरिकी मदद नहीं करेंगे जब तक वो इनके गले में जंजीर पूरी तरह टाइट करके नहीं डालेंगे। वो उनको कहेंगे कश्मीर को भूल जाओ, फलस्तीनियों के लिए मुंह ना खोलो, जो मर्जी इसराइल करे फलस्तीनियों से चुप करो। अगर रूस 30% कम पे तेल दे रहा है तो आपने नहीं लेना, क्योंकि आप हमारे गुलाम हैं। अगर आपने 30 लाख टन गंदम आपको जरूरत है, आप रूस से नहीं ले सकते। अगर आपने पाकिस्तान को अगर ईरान से सस्ती गैस मिलेगी, वो कहेंगे हमने आपको इजाजत नहीं दी। देखिए, इमरान खान साहब ने जो जो बातें की ना, वो एग्जैक्टली वैसी साबित हुई है। मुझे हैरत होती है कि ये एक ऐसा सियासी पंडित है इमरान खान कि उसने जो बात कही वो वक्त गुजरने के साथ साबित हुई। मैं कुछ मनाजिर देख रहा था और कुछ मैं ऑडियोज और वीडियो सुन रहा था। मैंने मौलाना फजलुर रहमान को सुना इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में, जब फलस्तीन को तस्लीम करने के हवाले से किसी अमन बोर्ड का हिस्सा भी पाकिस्तान नहीं बना था। उस वक्त पाकिस्तान इसराइल के साथ किसी वर्किंग रिलेशनशिप में भी नहीं आया था। तो एक आधी कोई जाली खबर किसी ने चलवाई तो फजलुर रहमान साहब की गरज चमक ही कुछ और थी। गरज रहे थे, बरस रहे थे। फजलुर रहमान साहब की आवाज में वो जोश खिताबत था कि मैं सुनकर अभी हैरान हो रहा था। लेकिन अभी अगर फजलुर रहमान साहब जब बात करते हैं तो ऐसा लगता है मिर्गी का दौरा पड़ा हुआ है। इतनी लो टून में, इतनी आहिस्ता आहिस्ता, रफ्ता रफ्ता, सोच सोच कर, बिल्कुल ऐसे घिसट घिसट के वो अल्फाज बोलते हैं। क्या वजह है? इमरान खान के दौर में तो ये शख्स बहुत गुस्से में रहता था, बहुत जज्बात में रहता था, जज्बात भड़कते रहते थे कि ये कर दिया जी इसराइल के लिए, वो कर दिया जी, और यहूदी एजेंट का ये कार्ड लेके फिरते थे हर जगह। अभी जबान जो है वो मुंह के अंदर बंद है और बोलने की जरूरत भी नहीं है। वजह यह है कि जिन्होंने आज तक फजलुर रहमान साहब को पाला है, जिन्होंने पाल पोस के इतना बड़ा किया है, फजलुर रहमान साहब उनके खिलाफ बेवफाई नहीं कर सकते। फजलुर रहमान साहब एजेंसियों के बहुत वफादार आदमी है और वो वैसी हरकत नहीं करेंगे जैसी आजाद सियासतदान कर सकते हैं। नाज़रीन, ये कुछ मनाजिर हैं जो मैंने देखे, इस वक्त भी मेरे सामने चल रहे हैं। मैंने देखते हुए तकलीफ हुई। देखिए, पाकिस्तान का दावा गया, पाकिस्तान कहता है जी हम इसलिए गए गजा अमन बोर्ड के अंदर कि हम एक नस्ल कुशी को रोकना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि नस्ल कुशी ना हो, जो जुल्म और ज्यादती फलस्तीनियों के ऊपर हो रही है वो बंद हो जाए। ये पाकिस्तान का दावा है ना। लेकिन फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ ने वहां पे जो मुलाकातें की हैं और जो इवेंट के अंदर उनकी शिरकत है, उसमें एक मिनट के लिए भी उनके चेहरे पे संजीदगी नहीं थी। मुस्कुराहटें, कह कहे, खिलखिलाकर हंसना, खुश होना, यानी उनकी बाछियां खिली हुई थी। आप किसी मर्ग वाली जगह पे जाएं या किसी दुख वाली जगह पे जाएं या किसी तकलीफ वाली जगह पे जाएं, तो क्या आप ऐसे हंसते हैं, आप ऐसे एंजॉय करते हैं, या आपकी ऐसी बॉडी लैंग्वेज होती है? एहसास ही नहीं है। मिसाल के तौर पे झगड़ा हो गया दो ग्रुप्स के बीच में, एक ग्रुप के 70-80 हजार बंदे मर गए। अब वो ग्रुप के लोग सुलह करने के लिए बैठे हैं और जंगबंदी और लड़ाई बंद करने के लिए वहां बैठे हैं, और जिनके बंदे मरे हैं वो खिलखिला के हंस रहे हैं। आप फलस्तीनियों को क्या पैगाम दे रहे हैं? ये दांत वहां पे अंदर रखे जा सकते थे, थोड़ी देर के लिए संजीदगी इख्तियार की जा सकती थी, लेकिन जैसे ही इन्हें कोई छोटा मोटा लीडर मिल जाता है, इनकी बाछियां खिल जाती है, फोटो बन जाएगा, वीडियो बन जाएगी, आगे निकलो अच्छा टिकटॉक बन जाएगा। तो सारे ही टिकटॉक पे लगे हुए। फलस्तीनियों की दिल आजारी की है इन्होंने वहां कह के लगा लगा के, जिस तरह ये लोगों को मिलते रहे, इनकी खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। अब पाकिस्तान और जो इसराइल का रिलेशन है ना, वो कैसा है मैं आपको बिल्कुल सादा कर देता हूं। पाकिस्तान के हर आदमी को समझ आ जाएगा। किसी गांव देहात में या किसी शहर में कोई दो लोगों का नाजायज ताल्लुक बन जाता है ना, तो वो दुनिया को नहीं बताते कि हमारा नाजायज ताल्लुक बन गया है। बल्कि जब कोई उन्हें पूछता है तो वो कहते हैं नहीं नहीं मैं तेनू जानता भी नहीं। बल्कि वो ये कहते हैं जी मेरा तो उससे ताल्लुक ही नहीं है,
उन्हें नहीं जी हमारे बीच में कोई नाजायज ताल्लुक नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं। वो दो लोग तो बड़ी कामयाबी से अपना ताल्लुक छुपा रहे होते हैं, लेकिन पूरे गांव को और पूरे शहर को पता होता है कि इनका आपस में नाजायज ताल्लुक है। तो पाकिस्तान ने इसराइल से उस तरह का एक नाजायज ताल्लुक बना लिया। मैं मिसाल थोड़ी सी आपको और लगेगी, अजीब लगेगी, लेकिन वैसा ही है। आप कान को इधर से पकड़े या घुमा के इधर से पकड़े, आप अपने पासपोर्ट पे कुछ भी लिखे, आपका अब इसराइल के साथ एक वर्किंग रिलेशन है और आप इसराइल की तहफ्फुज के लिए काम करने जा रहे हैं, वो आपको करना पड़ेगा। देखे ना, डोनाल्ड ट्रंप की ये खूबी है कि वो झूठ नहीं बोलते नॉर्मली। मैंने डोनाल्ड ट्रंप के जितने स्टेटमेंट सुने, मुझे लगा कि डोनाल्ड ट्रंप के अंदर एक बड़ी खूबियों में खूबी है कि वो झूठ बोलते ही नहीं, वो सीधी बात करते हैं मुंह के ऊपर टक करके। ये लो, नुकसान हो जाए बेशक, कई दफा नुकसान हुआ डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप अपनी बात वापस ले लेते हैं और बताकर वापस ले लेते हैं, झूठ नहीं बोलता। तो डोनाल्ड ट्रंप की ये खूबी है और इस खूबी ने डोनाल्ड ट्रंप के पीछे चलने वालों को मुसीबत डाली हुई है। डोनाल्ड ट्रंप अपने मुंह से बार बार कहता है कि मेरा जो गजा अमन बोर्ड है, इसका सबसे बड़ा मकसद हमास का सफाया और हमास को गैर मुसल्लह करना है फौरी तौर पे। नहीं, ये हमें करना पड़ेगा, हमास का खात्मा करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप उसका अगला मिशन भी बताते हैं कौन करेगा, कैसे करेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप तो क्लैरिटी के साथ आ रहे हैं कि जनाब मेरा ये गजा अमन बोर्ड है, इसके जरिए से मैंने हमास को गैर मुसल्लह करना नहीं होगा, सफाया कर दूंगा। और सफाया कौन करेगा, किससे करवाऊंगा, ये भी बता दिया। दूसरी तरफ ताहिर अशरफी और हमनवा या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के टाउट्स या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के सोर्सेज या खुद पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, वो लगातार इस बात पे बदलते कि नहीं डोनाल्ड ट्रंप ऐसा नहीं करेगा। ताड़ा फुप्पी का पुत्र है भाई, डोनाल्ड ट्रंप खुद कह रहे मैं ये काम करूंगा, आप कौन होते हैं कहने वाले कि वो नहीं करेगा। वो करेगा और जिससे उसने करवाना है उससे वो करवाएगा। और जिन जिन लोगों ने वादे किए हुए हैं, जिन जिन लोगों ने अर्जियां डाली हुई हैं, उन्हें वो वादे पूरे करने पड़ेंगे। वादे नहीं पूरे करेंगे इमरान खान मारेगा, क्योंकि साथ ही अमेरिका कहेगा इंसानी हकूक की पामालियां हो रही है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक की पामालियां बंद करें। साथ ही अमेरिका को याद आ जाएगा जनाब 2024 के इलेक्शन में धांधली हुई थी, फिर आपको री इलेक्शन में जाना पड़ेगा, इमरान खान आएगा, वो फैंटी लगाएगा। दूसरी सूरत यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की बातें माने, नहीं मानेंगे तो फिर अमेरिका और इमरान खान रल के फैंटी लगाएंगे। इनकी ना हर तरफ से ये फंस गए, बहुत बुरी तरह फंस गए, इनकी बचत नहीं है। इमरान खान को जेल में रखना है तो डोनाल्ड ट्रंप को राजी रखना है, ये इन्हें करना पड़ेगा। इमरान खान साहब का स्टेटमेंट मैंने आपको सुनाया, देखें कैसा आदमी है, इसने आज तक जो भी कहा वो बातें ज्यादातर दुरुस्त साबित हुई और एग्जैक्टली ऐसा लग रहा था कि इमरान खान साहब फ्यूचर में देखकर ये वाली बात कर रहे हैं। अब आ जाए जरा डीजीआईएसपीआर साहब जो है, उनकी जो मुलाकात हुई सहाफियों के साथ, उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं हबीब अकरम साहब के सवाल से आगाज करूंगा। उन्होंने सीधा ही पूछा, उन्होंने कहा जी क्या फौज गजा में जाएगी, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स जो है उसका हिस्सा बनेगी गजा में। तो इस पे डीजी साहब ने कहा जी वहां पे इतने शहीद हो गए, बहुत बुरे हालात हैं। तो उन्होंने कहा जी अमेरिका जो है वो सपोर्ट करता है इसराइल को उस नस्लकुशी में, तो हम अमेरिका को एंगेज करेंगे। यानी यहां पे ये कहते हैं कि अफगानिस्तान सपोर्ट करता है दहशतगर्दी को, तो यहां अफगानिस्तान को एंगेज नहीं करना, इधर मारो सारों को बम्बों के साथ, ड्रोन्स के साथ, जहाज ले जाओ, मारो सबको, अपने लोगों को भी मारो, उनको भी मारो, इनको भी मारो। यहां फॉर्मूला और है। उधर कहने जी क्योंकि अमेरिका इसराइल को सपोर्ट करता है तो हम अमेरिका को एंगेज करेंगे। देखे ना, दोनों जगह अलग अलग फॉर्मूला लगाया हुआ है। जहां जोर चलता है वहां कुछ और कर रहे हैं, जहां जोर नहीं चलता वहां पे कुछ और कर रहे हैं। अब हमें तो सारी जिंदगी ये बताया जैद हामिद ने, हमीद गुल ने और बहुत सारे, अभी थोड़ा अर्सा पहले मैं एक फौजी की, क्लीन शेप फौजी था, बड़े रैंक का ऑफिसर था, वो खड़ा होकर अंग्रेजी में अहादीस पढ़ के सुना रहा था कि स्याह झंडों वाले उठेंगे, वो ये करेंगे वो करेंगे और हम ही हैं वो लोग। वो पूरी कहानी फौजी सुना रहा था। थोड़े दिन पहले मैंने आर्मी चीफ को सुना, वो आप अल्लाह की फौज हैं, आप अल्लाह के लिए लड़ाई करते हैं। मैं इनको भी सुन रहा था। हमें तो ये हमेशा बताया गया कि हम इसराइल को 5 मिनट में 10 मिनट में पता नहीं क्या से क्या कर देंगे। वो डीजीआईएसपीआर तो बेचारे बन के बैठे हुए, कहते नहीं जी इसराइल जो कर रहा है वो उसको अमेरिका ही रोक सकता है, हम अमेरिका से ही बात कर सकते हैं, इसराइल को हम नहीं रोक सकते। यानी इसका सादा मतलब तो ये है। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा कि अमन बोर्ड में शमूलियत पर आप सियासतदानों और सफारतखानों को क्रेडिट दें। यानी पाकिस्तान की फौज या फौज के तर्जुमान वो इस अमन बोर्ड में पाकिस्तान की शमूलियत पर बहुत खुश हैं और उन्होंने साफ कहा कि आप सियासतदानों को और सफारतखानों को इस पर क्रेडिट दें। ये जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स है और ये बोर्ड, ये दो अलग अलग चीजें हैं। फिर उन्होंने एक और बात की, अब ये दावा है पाक फौज के तर्जुमान का। उन्होंने कहा जी हमास को गैर मुसल्लह करना और फलस्तीनियों से लड़ना हमारी रेड लाइन है, हम किसी सूरत ये नहीं होने देंगे, ना करेंगे। अब ये उन्होंने कह दिया ये नहीं होगा कि ना हम कभी हमास को गैर मुसल्लह करने में आएंगे, ना कभी हम फलस्तीनियों के साथ किसी कंफ्लिक्ट में आएंगे।
ये हम नहीं करेंगे। ये बात डीजी आईएसपीआर ने कही। वैसे तो ये भी कहते हैं कि हमारा सियासत में कोई किरदार नहीं। ये जो भी कहते हैं, पहले ये कहते थे हम यरूशलेम फतह कर लेंगे, कश्मीर आजाद करवा लेंगे, तो इन्होंने बहुत झूठ बोले हुए या बहुत गलत बयानियां की हुई हैं। तो इस बयान के ऊपर हमें पता चल जाएगा कुछ अरसे में डीजी आईएसपीआर ने, अगर ये बयान अगर उनका है तो वो एक स्टेटमेंट जारी कर देना डीजी आईएसपीआर कि हमारा ये स्टेटमेंट है, हम कभी भी हमास को गैर मुसल्लह नहीं करेंगे, हमास की जो आजादी की जिद्दोजहद है हम उसके साथ खड़े हैं। ये वो कह देना, स्टेटमेंट करके दे, पता लग जाएगा सवेरे ट्रंप जो है वो कान पकड़वा देगा। लेकिन एक कार्रवाई जो की डीजी आईएसपीआर ने, जो असल कार्रवाई है, उन्होंने अमन बोर्ड में शमूलियत का फैसला करार दे दिया कि हुकूमत का है। जनाब ये इसमें हमारा कोई काम नहीं है, हुकूमत का फैसला है, और अगर फौज भेजी कभी हमने गाजा में तो ये फैसला भी हुकूमत का होगा। आसमा शरादी साहब ने सवाल किया कि मशरिक वस्ता के बाहर से कोई मुल्क आएगा, ट्रंप ये कहता है, और वो हमास का सफाया करेगा या उसे गैर मुसल्लह करेगा। तो पार्लिमान को नजरअंदाज आप लोगों ने किया इस फैसले में, जिससे शकूक व शुबहात पैदा हुए। अगर अमेरिका ने कह दिया तो क्या आप इनकार करेंगे कि आप नहीं भिजवा रहे वहां पे और हमास को गैर मुसल्लह नहीं कर रहे? तो इस पे उन्होंने कहा जी कि ये फैसला तो देखे ना पार्लिमान ने करना है, वहां पे जाने का फैसला हमारा नहीं है, पार्लिमान का होगा। हम हुकूमती फैसले के पाबंद हैं, आर्टिकल 245 के तहत हम किसी की ख्वाहिश पर नहीं चलेंगे, अपना मफाद देखेंगे, फलस्तीन हमारी रेड लाइन है, ये उन्होंने कह दिया। अब एक तरफ वो ये कहते हैं कि अमेरिका क्योंकि बहुत ताकतवर है, इसराइल बहुत ताकतवर है, हम उनसे लड़ नहीं सकते, लिहाजा हमने ये फैसला किया कि हम उनके साथ बैठ के मसला हल करने की कोशिश करेंगे। अब ट्रंप कहता है जी आपने आकर मारना है इसको, हमास को, ये कहते हैं जी हमास हमारी रेड लाइन है, उसको कोई हाथ भी ना लगाए। अब इसके बीच में बीच का रास्ता क्या होगा? इसका तो बीच का रास्ता है ही कोई नहीं। अलीना शिगरी साहिबा ने सवाल किया कि रजा रब्बानी भी कह रहे हैं कि इत्तफाक राय होना चाहिए, काबीना में भी ये मामला नहीं रखा गया, ये अमन बोर्ड वाला, यूके, फ्रांस और चीन भी इसमें नहीं आए। अगर पीस बोर्ड में ये फैसला आ जाए, ये मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने भी सवाल किया था कि अगर पीस बोर्ड में ये फैसला आ जाए कि ईरान पर हमला करें तो फिर हम क्या करेंगे? तो रमजान के बाद क्या हमारी फौज जा रही है गाजा में? फिर कहा, उन्होंने कहा जी फैसला देखें हुकूमत ने करना है, हुकूमत फौज भेजेगी या नहीं भेजेगी। हम फलस्तीन के बहन भाइयों के साथ हैं और इसराइल को सिर्फ एक ही ताकत रोक सकती है, वो अमेरिका है। हम इससे अंगेज कर रहे हैं। ट्रंप के मंसूबे से जब इसने ये मंसूबा बनाया तो कोई नस्ल कुशी में कमी आई है। फिर उन्होंने कहा जी 8 इस्लामी ममालिक भी गए हैं। लेकिन ये 8 इस्लामी ममालिक आपके बाद गए, आपने सबसे पहले यहां से हामी भरी है, उसके बाद वो ममालिक जो बहुत क्रूशल थे वो आपके बाद आए, जो उन्हें तस्लीम करते हैं वो तो पहले ही आ गए थे। और उन्होंने कहा जी हम इसराइल को तस्लीम नहीं करते, वो अपने मफाद के मुताबिक फैसला करेंगे, हम अपने मफाद में फैसला करेंगे। अगर बोर्ड कोई ऐसा फैसला करता है, डोनाल्ड ट्रंप का बोर्ड अगर कोई ऐसा फैसला करता है जो हमारे मफाद में नहीं है, हमारे नजरिए के खिलाफ है, तो इसके बावजूद अब ये डीजी आईएसपीआर, जिनकी ये औकात नहीं है कि वो ये फैसला करें, लेकिन वो फैसला सुना रहे हैं। वो देखे ना, पहले वो कहते हैं हुकूमत का फैसला है, अब अपना फैसला सुना रहे हैं। वो ये कहते हैं कि अगर इस बोर्ड ने हमारे मफाद या हमारे नजरिए या हमारी सोच के खिलाफ कोई फैसला किया तो हम वहीं बैठकर इनकी मुखालफत करेंगे, बोर्ड से अपने आप को अलग नहीं करेंगे। क्या कहीं कमिटमेंट दी हुई है कि बोर्ड में से आप नहीं निकलेंगे? आप तो कहते हैं ये फैसला हुकूमत का है, तो फिर आपने ये फैसला कैसे सुना दिया? फिर साथ ही कहते हैं अपने सफारतकारों और सियासतदानों की तारीफ करें, हम पर एतमाद करें, शक का इजहार ना करें। एक और सवाल हुआ और उसका इन्होंने जवाब भी दिया। सवाल यह हुआ कि अगर गजा में सियासी हल निकल सकता है तो फिर खैबर पख्तूनख्वा में सियासी हल क्यों नहीं निकल सकता? तो इन्होंने कहा जी नेशनल एक्शन प्लान पर जब तक अमल दरामद नहीं होगा तब तक नहीं हो सकता कुछ। फिर सरफराज बुगटी की इन्होंने बहुत तारीफें की, जहां पे बदतरीन दहशतगर्दी है, जहां पे आप कोयटा से बाहर कदम नहीं रख सकते, बल्कि कोयटा के अंदर भी आप महफूज नहीं है, बलूचिस्तान पूरा का पूरा एक नो गो एरिया बन गया है। तो वहां सरफराज बुगटी की बड़ी तारीफें की और कहा कि डीजल पहले 20 मिलियन लीटर स्मगल होता था, आजकल 7 मिलियन लीटर स्मगल हो रहा है। ये कौन आपको नाप तोल के स्मगल करके दे रहा है सर?